सुप्रभातम बच्चों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इन बिंदुओं पर थोड़ा चर्चा करेंगे। सूक्ष्म रूप में आपकी पुस्तक में भी सूक्ष्म रूप में ही दिया हुआ है, बाकी डिटेल में तो आप हिंदी में पढ़ ही रहे हैं, तो सूक्ष्म रूप में इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते ही हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य यानी हम लोग जो हैं एक सामाजिक प्राणी हैं। हमें समाज में रहना पसंद है, समाज में हम रहना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो अब इसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे एक दूसरे के साथ अगर रहना है तो उसको समझना, उसकी बातों को समझना, उसके मन के भावों को समझना, उसके विचारों को समझना, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार सामाजिक प्राणी होने के कारण हमें एक दूसरे के संपर्क में रहना पड़ता है, और भाषा के बिना न तो हम अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और न ही उनकी बातों को हम समझ सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा जो है मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की बहुत मदद करती है, बहुत सहायता करती है। अब ये भाषा क्या है? भाषा शब्द जो है वह संस्कृत में जो धातुएं होती हैं, तो संस्कृत में एक धातु होती है भाष धातु से यह बना हुआ है। भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है और दूसरे की बात को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। एक दूसरे को जो है वह उन्हें भेजता है, एक दूसरे तक उन्हें पहुंचाता है। अब भाषा का रूप जो है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भाषा का जो प्रयोग है हम मुख्यतः बोलकर तथा लिखकर करते हैं। तो इसी प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और दूसरा लिखित रूप। मौखिक भाषा, मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई, शब्द से स्पष्ट है। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, उसमें भाषण देना या किसी भी विषय पर बोलना, ये क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। और लिखित भाषा का अर्थ है लिखा हुआ। जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे पत्र लिखना या किसी प्रकार का कक्षा में जैसे हम कोई कार्य आपको देते हैं, आप उसे लिखते हैं, या हमारे द्वारा यानी अध्यापक के द्वारा ही श्याम पट्टे पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, वो भी भाषा का एक लिखित रूप है। पत्र लिखना वो भी एक लिखित रूप है। कहानी लिखना, ये सब लिखित रूप है भाषा के। इसी प्रकार अनेक बहुत सारे रूप हैं। अब भाषा का मूल रूप जो होता है वो मौखिक होता है। जो मूल रूप भाषा का होता है मौखिक रूप मूल होता है। इसे सीखना नहीं पड़ता है, ये हम जहाँ जन्म लेते हैं उस परिवेश के हिसाब से स्वयं ही इसे सीख जाते हैं, तो उसे सीखना नहीं पड़ता है। लेकिन लिखित रूप को सीखने की आवश्यकता पड़ती है। अब भाषा, देखिए, भाषा को अलग अलग नाम दिया गया। मातृभाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, वह उसका क्या होता है? वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। कौन सी? मातृभाषा कहलाती है। ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे, मातृभाषा, मातृभाषा नहीं। बहुत से लोग मातृभाषा उच्चारण करते हैं, तो मातृभाषा नहीं, मातृभाषा उसे हम कहेंगे। तो हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में जो इसे स्वीकृति मिली वह कब मिली? 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को, इसके अलावा 22 भाषाओं को जो है हिंदी से ही मान्यता प्रदान की गई है। वे कुछ इस प्रकार हैं, जैसे असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, बोडो है, डोंगरी है, कन्नड़, कश्मीरी, ठीक, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, संस्कृत भी इसमें, तमिल, तेलुगु, सिंधी, संथाली इत्यादि। ये जो हैं 22 भाषाएं हैं कुल, जिनको भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान है। ठीक, अब राजभाषा, एक होती है राजभाषा। अब राजभाषा क्या है? राज प्लस भाषा। राज शब्द आपने सुना ही होगा, राजकाज। तो राज प्लस भाषा यानी कामकाज की भाषा। कामकाज की जो भाषा होती है उसको राजभाषा कहा गया। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। अब यहाँ पर जो बिंदु आता है वो है लिपि, स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, लिपि। तो बोले जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं कि जो हम बोलते हैं तो उसको हम लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमने बोला कहा जाता है कि वो अंतरिक्ष में दूर कहीं चला जाता है अब, लेकिन उसको अब हम चिरकाल तक कैसे रख सकते हैं, लंबे समय तक उसको कैसे रखा जाता है, कैसे रखा जाएगा? लिखित रूप में। तो लिखित रूप लिखने के लिए कोई तरीका तो होना चाहिए। तो जो तरीका लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया गया ध्वनि चिन्हों को व्यक्त करने के लिए, तो उसे लिपि कहा जाता है। जैसे कुछ भाषाएं, संस्कृत है, हिंदी है, ठीक है, तो इनकी लिपि क्या है? इनकी लिपि है देवनागरी। ठीक, हिंदी, संस्कृत, मराठी ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे अंग्रेजी है या जर्मन भाषा है, इनकी लिपि होती है रोमन। या पंजाबी जो है उसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी है। ठीक, तो इस प्रकार से और भी जो भाषाएं हैं, उर्दू है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा उर्दू को, सुना भी होगा उर्दू। तो फारसी, उसकी लिपि है फारसी। ठीक है, बाकी और बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी अलग अलग लिपियां हैं। हिंदी भाषा का जो प्रयोग है, भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग 3 रूप में किया जाता है। एक राजभाषा के रूप में, कहाँ राजभाषा के रूप में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली आदि में इसका राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कामकाज, कार्यालयों में कामकाज की भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, उसी को राजभाषा कहा जाता है। और द्वितीय भाषा के रूप में भी यह प्रसिद्ध है, जैसे हमारे उत्तराखंड प्रदेश की यह द्वितीय राजभाषा के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा संपर्क भाषा के रूप में भी यह जानी जाती है। अब हम आगे आते हैं बोली पर। बोली क्या है? भाषा का एक विस्तृत रूप होता है जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। किसी राष्ट्र के, हमारे राष्ट्र के लगभग हमारे पूरे राष्ट्र में इस जगहों को, कुछ एक स्थानों को छोड़कर लगभग पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। भाषा का स्वरूप क्या होता है? विस्तृत होता है, एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। अब बोली लेकिन क्या है? बोली सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में, एक सूक्ष्म क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का ही रूप होता है। उसमें उसे हम लोकल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जैसे हरियाणवी है, राजस्थानी है, या अपने उत्तराखंड की भाषा में बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक, तो ये बोलियां हैं जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं। और भी बहुत सारी हिंदी की बोलियां हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी होती है, उसमें ब्रज है, हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। पूर्वी हिंदी है, उसमें अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, या बघेली उसमें आप कह सकते हैं। ऐसे राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, ठीक, बिहारी में मैथिली, मगधी, भोजपुरी। ठीक, इस प्रकार से बहुत सारी बोलियां जो हैं। अब व्याकरण एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा, या वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना या शुद्ध पढ़ना समझते हैं। बिना व्याकरण के संभव नहीं है शुद्ध बोलना या शुद्ध समझना या शुद्ध लिखना। ठीक है, तो उसके लिए व्याकरण बहुत आवश्यक है। ठीक है भाई, जब उसका हमें ज्ञान होगा तभी तो हम उसे लिख पाएंगे। जैसे हम एक सूक्ष्म उदाहरण दूंगा छोटा सा। जैसे हम लिखते हैं कमल, हमें लिखना है, उसका वर्ण विच्छेद करना है। क हलंत लगेगा नीचे, संस्कृत में हलंत लगता है। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस
ल प्लस औ। ठीक, तो जो भी इसमें व्यंजन है क, क, म और ल, ये सब हलंत है, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है। उसके बाद प्लस इसमें स्वर जोड़ा गया है, क्योंकि जब तक स्वर नहीं जोड़ा जाता तब तक व्यंजन जो है अपूर्ण होता है अपने आप में। ठीक है, उसका उच्चारण भी हम पूरा नहीं कर सकते। अगर कमल में क में अगर हलंत लगा हुआ है तो हमसे क बोलेंगे, न कि क। जब क में अ मिल जाएगा तब उसे हम क बोलेंगे। फिर म में अ लगेगा, म में अ जुड़ गया तो म। फिर ल में अ जुड़ गया तो ल, तो मिलकर बन गया कमल। ठीक, यहाँ कमल। ये कौन सिखाता है? व्याकरण। तो व्याकरण का यही काम है, व्याकरण का यही काम है कि भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सिखाती है। ठीक है, बहुत से लोग आशीर्वाद बोलते हैं, जो गलत है। शुद्ध क्या है? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद किसने सिखाया? व्याकरण ने सिखाया, शुद्ध उच्चारण। तो व्याकरण के बहुत से अंग हैं, मुख्य रूप से 4 हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, पद विचार क्या है, वाक्य विचार क्या है। ठीक, उस पर हम ज़्यादा विस्तृत अभी जाएंगे नहीं। तो फिलहाल आप जो है जितना मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की, इसे समझेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, आज बस इतना ही, बाकी जो है अगली कक्षा में। धन्यवाद।